तो आज की इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के आगे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रजिस्टर पर मेन फोकस रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इस पे काम कर लेंगे। तो आज की क्लास में फुल फोकस होगा रेजिस्टेंस क्या है और रजिस्टर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ओम्स लॉ क्विकली रिकॉल करा दूं, क्योंकि इसके कुछ होमवर्क में मैंने क्वेश्चन डाले थे जिन्हें आपको करना है। आपने किया होगा, मैं उसको करवाऊंगा दोबारा से। तो ओम्स लॉ है क्या, ये हम समझ लेते हैं एक बार और। ओम्स लॉ में आपको बताया गया था, ये सर्किट आपको बनाना था जिसमें आपने एक सेल लिया, एक ये क्लोज्ड की लिया। आप इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। बीच में आपने इसको ब्लैकिश करके इसको क्लोज फॉर्म में इंडिकेट किया है। अमीटर लगाया है जो करंट को मेजर करेगा, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्ट मीटर है। ये सर्किट हम लोग बना सकते हैं ओम्स लॉ के लिए। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल सर्किट भी बना के दिखाया था, और उसी एक्सपेरिमेंटल सर्किट के रिस्पेक्ट में मैंने फिर एक आप कह सकते हो कि सिंपल सर्किट बनाया था। लेकिन आज मैं डायरेक्ट सर्किट से ही काम कर रहा हूं। आपको जब भी ओम्स लॉ बताना है तो एक सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट, साथ ही साथ एक VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाना है, साथ ही साथ आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, 4 पॉइंट्स रादर मैंने बताए थे, यदि आपको याद आए। पहला पॉइंट मैंने बताया था स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्टेटमेंट में ही वैलिडिटी भी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, या इसका सिंपल एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक। ये मैंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था, या दूसरा हम लोगों का स्टेप था। तीसरा स्टेप था सर्किट, और चौथा स्टेप था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक। ये 4 स्टेप में हम लोगों को ओम्स लॉ पढ़ना है, ऐसा मैंने बोला था और आपको इंडिकेट किया था कि यदि आप ये 4 स्टेप में काम करते हैं तो बहुत सिंपल होगा, आप फुल स्कोर कर सकते हैं ऐसा करके, ठीक। तो सबसे पहले तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग डिटेल से एनालाइज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट सीधी सी बात कहता है कि जब आप इस सर्किट को डील करोगे और इस सर्किट में से आप बार बार इस सेल की वैल्यू को चेंज करोगे, यानी पोटेंशियल को चेंज करोगे, तो अपने आप करंट चेंज होगा। एक्चुअल में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये बात आ जाती है, और जो कि आपको स्टेटमेंट में भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं चारों चीजें आपस में रिलेटेड है। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे, और स्टेटमेंट क्या है, करंट थ्रू अ कंडक्टर। और वो कंडक्टर क्या है आपको ऑब्वियसली सर्किट में मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसे बोला कि ये चारों ही रिलेटेड है। पर स्टार्ट हम स्टेटमेंट से करेंगे, फिर स्टेटमेंट का यूज करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेंगे, और इन सबको करते वक्त हम सर्किट का यूज ऑब्वियसली कर रहे होंगे, या इन दोनों को दिखाने के लिए सर्किट का यूज करेंगे, और फिर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन को बताने के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। यानी यहां पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। जो करंट होगा कंडक्टर में वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये बात हमें मिलेगी सबसे पहले। फिर हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि यदि I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें मिल जाता है V इज इक्वल टू IR। और यदि हम यहां पे R निकालना चाहें तो V डिवाइड बाय I हमें एक कांस्टेंट के इक्वल मिलता है, और ये कांस्टेंट अपनी वैल्यू को कभी नहीं बदलता। ये बात बोलने से पहले आप वैलिडिटी पढ़ लें, क्योंकि यदि वैलिडिटी आप चेंज करोगे तो ये बदल भी जाएगा। तो कब तक रेजिस्टेंस नहीं बदलता, यानी कब तक V ओवर I नहीं बदलता, जब तक फिजिकल कंडीशन सेम बनी रहे, फिजिकल स्टेट सेम बनी रहे। फिजिकल स्टेट में 2 चीजें आती हैं, एक तो टेम्परेचर आता है और एक स्ट्रेन आता है। अब स्ट्रेन में 2 तरीके के स्ट्रेन आएंगे, एक तो आपका लेंथ आएगा कंडक्टर का, और साथ ही साथ एरिया आएगा कंडक्टर का। ये 2 चीजें आपको मिलेंगी कहां पे स्ट्रेन में, सॉरी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो ये दूसरा आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मिल गया, V इज इक्वल टू IR भी ओम्स लॉ को ही इंडिकेट कर रहा है, और V ओवर I इज इक्वल टू R भी इसी ओम्स लॉ का आगे का फॉर्म है, ठीक है। हमने सिंपली I को नीचे भेज के कांस्टेंट के इक्वल पा लिया, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्लियर हो गया होगा अब तक। तो कितने स्टेप में हमें इसे फॉलो करना है ओम्स लॉ को, 4 स्टेप में। पहले तो स्टेटमेंट पूरा कब होगा, जब आप इसकी वैलिडिटी भी बता देंगे। तो क्या लिखेंगे आप,
Ohm's law states that in any electric circuit, current through a conductor is always directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physical state like temperature and strain remain constant, remain unchanged. Strain का मतलब है length and area of the conductor remain same. यदि आप लेंथ और एरिया कंडक्टर का हर कंडीशन में सेम रखते हो, साथ ही साथ आप टेम्परेचर को सेम रखते हो, तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों आपका रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को फिक्स रखता है, कांस्टेंट रखता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? V ओवर I के इक्वल होती है। तो यहां पे फिर क्या होना होगा? यदि V बदलेगा तो I भी बदलेगा, और इस तरीके से बदलेगा कि रेशियो सेम बना रहे। तो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मिलता है वो भी आप आसानी से ध्यान से देख सकते हैं। आपको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मिलता है, उसके बाद आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी मिलता है, उसके बाद आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? R यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, या R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कैपिटल R क्या है ये भी आप समझ लें। जो आपने कैपिटल R यूज किया है वो सिंपली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपका आया वो मैंने यहां भी दिखाया है, V इज इक्वल टू IR आया, जहां पे V पोटेंशियल है, I करंट है, R यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या करता है? ये करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट के फ्लो का रजिस्ट करता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है और फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। इसी चीज को मैंने बोला था लेंथ, इसी चीज को मैंने बोला था एरिया। अब कल की क्लास में मैं ये बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से लेंथ पे डिपेंड करता है, किस तरीके से एरिया पे करता है। बस आज इतना याद रखें कि कंडक्टर का जो नेचर है, मतलब यदि वो आयरन का कंडक्टर है, यदि वो कॉपर का कंडक्टर है, यदि वो सिल्वर का कंडक्टर है, तो इस नेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। साथ ही साथ फिजिकल डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो आज एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद सर्किट जो आपको बनाना है, आपने अब तक ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, वैलिडिटी ये सीख लिया। अब आपको सर्किट जरूर बनाना होगा, क्योंकि सर्किट के बिना आप कहां यूज कर रहे होंगे, कहां बात कर रहे होंगे कि करंट पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो यहां पे आप ये सेल बनाइए, चाहे तो बैटरी बना सकते हैं, अमीटर एक दिखाएं, करंट फ्लो होता हुआ दिखाएं, एक रेजिस्टेंस जरूर दिखाएं, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्रॉस में आप एक वोल्ट मीटर लगाएं, क्योंकि यहां से आपको वोल्टेज मिलेगा, यहां से आपको करंट की वैल्यू मिलेगी, और यही करंट आपका V पे डिपेंड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये ओम्स लॉ जहां भी वैलिड होता है, जिन भी कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, उनके लिए वो क्या देता है? वो एक VI कैरेक्टरिस्टिक देता है, या I और V के बीच में एक ग्राफ देता है, करंट और पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ देता है। एक ऐसा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है, जिसे हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। तो कैसा ग्राफ देता है VI कैरेक्टरिस्टिक, कैसा मिलता है? लीनियर। इसे आप याद रखें कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास हो रही है, इस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं। करंट हमने एक्स एक्सिस में लिया है एम्पियर के फॉर्म में, और वोल्टेज हमने वाई एक्सिस में लिया है। सपोज पहली कंडीशन में हमने करंट लिया I1, दूसरी कंडीशन में हमने करंट ऑब्टेन किया I2, तीसरी कंडीशन में हमने करंट ऑब्टेन किया I3। तो इन I1 और I2 और I3 के क्रॉस में हमें वोल्टेज भी मिलेगा V1, रिस्पेक्टिवली V2 और रिस्पेक्टिवली V3। और याद रखें ये इस तरीके से मिलेगा कि V1 ओवर I1, साथ ही साथ V2 ओवर I2, और साथ ही साथ V3 ओवर I3 किसके इक्वल हो? रेजिस्टेंस के इक्वल हो। ये I2 लिखिए यहां पे, और तीसरा V3 ओवर I3, ये तीनों ही किसके इक्वल होंगे? ये रेजिस्टेंस के इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे, कैपिटल R के इक्वल होंगे। ये बात भी आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। यही एक खास बात है ओम्स लॉ की, कि यहां पे V और I डिपेंड जरूर करते हैं, लेकिन इस तरीके से ये डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं कि V और I का रेशियो कांस्टेंट बना रहे। सपोज आप यदि इस एग्जांपल में देखें तो मैंने पॉइंट न्यूमेरिकल वाइज भी दिखाया है। यदि यहां पे I1 0.5 है, तो यहां पे देखो V1 कितना है? V1 आपका 1 है, और I1 कितना निकाला है मैंने? 0.5, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आप देखो यदि ध्यान से, तो आपके पास V2 कितना है? ध्यान से देखो 2 है, जबकि
V2 2 है, जबकि I2 कितना है, I2 1 है। तीसरे कंडीशन में देखो बेटा, तो ये V3 आपका कितना है, 3 है, जबकि I3 1.5 है। तो तीसरे कंडीशन में 3 डिवाइड बाय 1.5। क्या इन तीनों ही कंडीशन में सॉल्व होकर वैल्यू 2 मिल रहा है? आप देखेंगे कि बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि इस 0.5 को आप क्या लिखेंगे, 5/10, तो 5 2 10, ये भी 2 आ जाएगा। ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, 2, और ये सॉल्व होके 2 तो हमें दिख ही रहा है, और ये भी सॉल्व होके ऊपर 30 होगा, तो 15 2 30, ये भी सॉल्व होके 2 ही आ रहा है। यानी यहां पे इस सर्किट के लिए, इस VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2 ओम। क्या ये हर कंडीशन में मिल रहा है? बिल्कुल, हर कंडीशन में ये हमको 2 ओम मिल रहा है। और ये कहां से पास हो रहा है? बिल्कुल पास हो रहा है ऑरिजिन से। तो इस तरीके से हमें VI कैरेक्टरिस्टिक एक लीनियर फॉर्म मिलता है। तो जब भी ओम्स लॉ आपको डिफाइन करना है तो ये 4 स्टेप पे आपको काम करना है। स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट और वैलिडिटी दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें आप इतना लिख देंगे जो कि आपको यहां भी दिख रहा है। तीसरा, आपको ये सर्किट जरूर बनाना है। ये सर्किट में आपको सेल बनाना है, की बना सकते हैं, अमीटर बनाइए, वोल्ट मीटर, ये सब दिखाना है। और लास्ट में आपको VI कैरेक्टरिस्टिक या VI प्रॉपर्टी, वोल्टेज और करंट की प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करनी है, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर है या लीनियर ग्राफ है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस वो कर लें जो आपको होमवर्क में मैंने दिया था, और इससे आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। फिर हम आज का टॉपिक रेजिस्टेंस और रजिस्टर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले तो आप यहां पे लगाने क्या वाले हैं ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप सिंपली लगाने वाले हैं V = IR, जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है, जहां पे V/I आपका R होता है। ये भी आपको यूज करना पड़ सकता है, और आपको कई बार ऐसा भी यूज करना पड़ सकता है कि I V/R होगा। जनरली यूज इसकी, हम जनरली इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, V = IR का, ये मेन है। इसका भी करना पड़ सकता है, और ये भी एक फार्मूला ऑब्वियसली बनता है। तो ये 3 फार्मूला आपको ओम्स लॉ से बनते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपको करंट दिया हुआ है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी कुछ ऐसी ही होगी, जहां भी लोगे आप कुछ ऐसी ही सर्किट मिलेगी। यहां पे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 15 एम्पियर का। तो ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 15 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फैन। ये इलेक्ट्रिक फैन के बारे में बोला गया है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज 240 वोल्ट। अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट का पैदा हुआ है इलेक्ट्रिक फैन के बीच में, सपोज ये इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है यहां पे, और इस इलेक्ट्रिक फैन को आपने कनेक्ट कर दिया है एक 240 वोल्ट के बैटरी के साथ, इस तरीके से, ठीक है, 240 वोल्ट बैटरी के साथ। इस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आप चाहो तो यहां पे वोल्ट मीटर लगा सकते हो, जैसा आप ओम्स लॉ में करते हो, और करंट को मेजर करने के लिए यहां पे आप अमीटर लगा सकते हो। इस तरीके से आपको I मिलता जाएगा और आपको V मिलता जाएगा, और आपका ये I किस पे डिपेंड करेगा, जैसा हम करते आ रहे थे, V पे करेगा, फिर V किस पे करेगा, I पे करेगा, क्योंकि दोनों चीजें वैलिड होंगी। और यहां से V = हमें IR, जैसा ओम्स लॉ में मिला था वो हम डायरेक्ट यहां पे लगाएंगे, तो यहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। या हम डायरेक्ट यहां पे एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, और वो रिजल्ट है कि हम डायरेक्ट R की वैल्यू ही लिख सकते हैं, जो कि होती है V/I, ठीक है। और यहां से R निकलेगा, V की जगह हम लिखेंगे 240 और I की जगह हम लिख देंगे 15। और ये किस यूनिट में होता है, ओम्स में होता है। हमने पढ़ा था इसकी यूनिट ओम, या तो इस सिंबल से दिखाएं या आप OHM ओम लिख दें। इसे अब हम कट करते हैं तो ये 5 से कट हो जाएगा, 5 3 15 और 5 4 20 और 5 8 40, और ये 3 से भी कटी जाएगा, तो 16 3 48। तो 16 ओम आपको डायरेक्ट मिल गया रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जा रहा है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फैन के द्वारा, जो इस तरीके से सर्किट में लगा हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी से आपने किया, पर इस क्वेश्चन को करते हुए आपने पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिया है, ठीक है। तो यही उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूं। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था वो आप समझें जल्दी से। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, यानी V आपको यहां पे निकालना है, किसके बीच में, 2 टर्मिनल के बीच में। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, जब इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, किसमें फ्लो हो रहा है, एक रेजिस्टेंस आपको दिया है जिसमें या जिसमें से होकर ये करंट फ्लो हो रहा है। आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में बना लो। ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस आपका
इस सर्किट में लगा हुआ है, जिस सर्किट का पोटेंशियल कितना है, जिसका पोटेंशियल आपको पता करना है एक्चुअल में, लेकिन इसका करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो कितना है, 10 एम्पियर है। तो यदि आप सिंपल यहाँ पे काम करें, आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, 20 ओम दी है, तो सीधा सिंपल काम करें तो हम V की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ डायरेक्ट लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V आपको मिलेगा, I की जगह आप 10 एम्पियर रख दें और R की जगह आप 20 रख दें, तो 20 और 10 का इंटू करने पे सब कुछ SI फॉर्म में है, कोई टेंशन नहीं है, 200 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे, आपने इन्हें किया होगा। चलिए अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं बच्चों कि रेजिस्टेंस हर मटेरियल के अंदर मौजूद है, हर मटेरियल के अंदर ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मैटर, यानी हर मैटर रेजिस्टेंस रखता है। ठीक है, हर मैटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, ये हो सकता है कि कंडक्टर कम रेजिस्टेंस ऑफर करे, जबकि एक इंसुलेटर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये जरूर हो सकता है। लेकिन फिर भी ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हर मटेरियल के अंदर, हर कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, या आप सिंपल बोले कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, बिकॉज ऑफ दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट भी आप लिख सकते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसके कारण वो करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है, करंट के अमाउंट को नहीं कम करता, लेकिन करंट के फ्लो को कम कर देता है, धीमा कर देता है, रजिस्ट कर देता है, अपोज कर देता है। ये ध्यान रखें, यानी रेट फ्लो होने का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल इसका ये होता है, और इसको हम OH ओम या इस सिंबल से, लैटिन सिंबल से दिखाते हैं। यहीं पे यदि आपको 1 ओम चाहिए तो मैंने अभी बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। यहीं से हमें R पता चला V ओवर I, यानी यदि आप ऐसा इलेक्ट्रिक सेटअप बनाओ जिसमें आप 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ और 1 एम्पियर का करंट डेवलप कराओ, तो ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया होगा वो श्योरली कितना होगा, वो श्योरली और श्योरली 1 ओम का होगा। यदि आप चाहते हो 1 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर हो तो उसके लिए जरूरी है कि 1 वोल्ट की बैटरी डेवलप की जाए या लगाई जाए और 1 एम्पियर का करंट उसमें से ड्राइव किया जाए या सप्लाई किया जाए। तो यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आप 1 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो 1 ओम की डेफिनेशन भी आप याद रखें, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि 1 ओम आपको कम मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी आपने समझी और आपने ये सीखा कि रेजिस्टेंस हर मटेरियल में मौजूद है, हर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है। हालांकि रेजिस्टेंस बड़ी यूनिट भी रख सकता है, जैसे कि रेजिस्टेंस किलो ओम भी रख सकता है, रेजिस्टेंस किलो ओम रख सकता है। 1 किलो ओम में कितने रेजिस्टेंस की अमाउंट होगा आप समझ सकते हैं, 10 की पावर 3 ओम होगा 1 किलो ओम में। इसी तरीके से ये छोटी यूनिट भी हालांकि रख सकता है, बड़ी भी रख सकता है, जैसे ये मेगा ओम भी रख सकता है। मेगा ओम, 1 मेगा ओम में कितने ओम होंगे, 10 की पावर 6 ओम होंगे। तो ये बड़ी यूनिट हो गई। ऐसी छोटी यूनिट भी हो सकती हैं, जैसे 1 मिली ओम हो सकता है, स्मॉल m यदि लिखोगे तो वो मिली ओम को दिखाएगा, ये होता है 10 की पावर -3 ओम। ऐसे ही आप 1 माइक्रो ओम की बात भी कर सकते हो, और यदि आप माइक्रो ओम लेते हो तो ये होगा 10 की पावर -6 ओम। तो ये कुछ छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट भी हैं, ये 2 स्मॉलर यूनिट हैं जो आपको मिलती हैं, और ये 2 हैवी यूनिट हैं या ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने वाले केस में आपको ये यूनिट मिलेंगी। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आप ध्यान रखें, पर इसकी SI यूनिट तो ओम ही होती है।
ठीक है, इतना क्लियर आपको हो गया। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस को ऑफर क्यों करता है, किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों आता है। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस हिंड्रेंस है या फिर एक तरीके से रुकावट है जो किसी कंडक्टर के द्वारा ऑफर की जाती है कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है। तो इट इज हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ये बात तो हमने क्लियर कर ही लिया कि ये अपोजिशन है या रेजिस्टेंस है, या रजिस्ट करना करंट के फ्लो का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ये बात अब तक हमने क्लियर कर ली है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है वो देखते हैं। द करंट इन अ कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस ऑफ लैटिस ऑफ कंडक्टर। अब किसी कंडक्टर में क्यों ऐसा होता है, क्यों रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन के कारण ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलिजन हायर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस एक कंडक्टर ऑफर करेगा। ये बात भी ध्यान रखें प्यारे बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं कि अरेंजमेंट कैसा है एटम का, अरेंजमेंट कैसा है आयन का किसी कंडक्टर में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसीलिए एटम के अरेंजमेंट और आयन के अरेंजमेंट में भी डिपेंड करता है, और यही कारण है कि हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। आपको मैं याद दिला दूं, मैंने यहां पे नेचर लिखा है, तो ये नेचर यही बात को इंडिकेट कर रहा है, ये नेचर मटेरियल को ही इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके के मटेरियल से हमारा कंडक्टर बना है, कैसे एटम वो रख रहा है, क्या उनका अरेंजमेंट है, वो कॉपर है कि वो सिल्वर है, क्या है उस पर्टिकुलर एटम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, और क्या है वो कि किस पर्टिकुलर तरीके से अरेंजमेंट हुआ है एटम का और किस तरीके का नेचर रख रहा है एटम या आयन जो उस पर्टिकुलर कंडक्टर में मौजूद है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल ऑल्सो डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। तो ये बात भी मैंने यहां दिखाई है कि डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी करता है। अब कैसे करता है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैंने नेक्स्ट क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर करूंगा। पर अभी आप ये याद रखें कि 3 चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा, एक तो नेचर, और दूसरा आपका लेंथ, और तीसरा आपका एरिया। इन चीजों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो नेचर तो आप समझ गए कि किस एटम से या मटेरियल से ये बना हुआ है, आयन से आपका कंडक्टर बना हुआ है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन से मटेरियल है जो रेजिस्टेंस देते हैं या रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखते हैं। तो वो मटेरियल अब हमें पढ़ना है जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रखते हैं। तो रेजिस्टेंस को ऑफर करने वाले मटेरियल क्या कहलाते हैं या डिवाइस क्या कहलाती हैं वो हम सीखेंगे। तो जो डिवाइसेस रेजिस्टेंस को ऑफर करती हैं उन डिवाइसेस को रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज द डिवाइस दैट ऑफर द रेजिस्टेंस दैट हैव दिस प्रॉपर्टी। तो रजिस्टर बेसिकली बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करें। बाकी आपके घर में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ऐसे सिंबल आपको याद आएगा, ठीक है, ऐसा बनाया था ना मैंने, ये सिंबल था। इसी तरीके से आपके घर में यूज होने वाला फैन, इलेक्ट्रिक फैन, एसी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं सबके पास रेजिस्टेंस होता है, सभी के पास रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी रजिस्टर का काम करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रजिस्टर लगाने का सोचते हैं कि हमें इसमें 1K का रजिस्टर लगाना है या 100K ओम का रजिस्टर लगाना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं। तो अब उस रजिस्टर को हमें डिटेल से पढ़ना है कि सपोज हमने प्रयास किया कि हम इस सर्किट में एक ऐसा रजिस्टर लगाएंगे जो 100K ओम का रेजिस्टेंस दे। कई बार हम टीवी में यूज करते हैं, टीवी ही नहीं रेडियो स्टेशंस में और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो वहां पे रजिस्टर्स खुद से बनाए जाते हैं या इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और उन रजिस्टर्स में इस तरीके के बैंड लगे होते हैं, और ये बैंड डिसाइड करते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है। और इस बैंड में जो कलर लगे हुए हैं, इसीलिए इनको कलर बैंड बोलते हैं रजिस्टर का। इस कलर बैंड से हम पता लगाते हैं कि रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस देगा,
कितना ओम देगा। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो कौन सी प्रॉपर्टी देता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देता है। और कैसे हम डिसाइड करते हैं उस रजिस्टर को देख के कि वो कितना रेजिस्टेंस देगा, उसके कलर बैंड को देखकर। किसको देखकर, कलर बैंड को देखकर, जिसे हम कलर कोडिंग भी कहते हैं। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके कलर कोडिंग को। हालांकि इस कलर कोडिंग को इतना डिटेल में आपको नहीं सीखना है, थोड़ा आप इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी अपन सीख लेते हैं इस चीज को, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कलर बैंड से, कलर कोडिंग से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा अपलिफ्टेड वर्जन है, थोड़ा सा हायर लेवल आप कह सकते हो इस चीज को। मैं सिखा देता हूं, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक, तो रजिस्टर क्या है आप समझ गए, रेजिस्टेंस क्या है समझ गए। तो आज की क्लास यहां तक अपनी हो गई, कंप्लीट हो गई। हमें क्लियर हो गया रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, हमें क्लियर हो गया रजिस्टर एक मटेरियल है जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देता है, हमें क्लियर हो गया कि रजिस्टर एक स्पेसिफिक डिवाइस है जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उनमें कलर बैंड बनाए जाते हैं। उन कलर बैंड को पढ़कर हम डिसाइड करते हैं कि इसका अमाउंट क्या है, और फिर उसको हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। और हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें कई जगह कम करंट का एक फ्लो रजिस्ट कराना होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। हमें एक रेटिंग में यूज करना होता है डिवाइसेस को, इसलिए हम यूज करते हैं। तो अब थोड़ा सा आइडिया मैं कलर बैंड पे और कलर कोडिंग पे देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं, आज मजा भी आएगा आपको। तो रजिस्टर की कलर कोडिंग क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये कलर कोड याद करने पड़ेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, सुनिएगा। इसको मैं येलोइश कर लेता हूं, ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। तो बी रॉय, ROY, बी रॉय। ठीक है, बी से ब्लैक, फिर दूसरे बी से ब्राउन, फिर रॉय, बीबी रॉय किसी का नाम समझ लो आप। बीबी रॉय कहां के हैं बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ऑफ से कुछ नहीं आया है, ग्रेट से ग्रीन आया है, और ब्रिटेन से बच्चों, ब्रिटेन से ब्लू आया है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और इनके पास हैज वेरी गुड वाइफ, wearing gold silver necklace, wearing gold, यही गोल्ड आप पूरा लिख लें, सिल्वर और नो कलर से आपने यूज किया है नेकलेस। तो ये आपको एक मैंने पूरा आइडिया दे दिया जिससे आप याद रख सकते हो ये पूरी कलर कोडिंग कि किसके बाद कौन आएगा। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले तो ब्लैक, फिर आपका आएगा ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज। ठीक है, तो फिर ऑरेंज आएगा। ठीक है, फिर येलो आएगा, फिर आपका ग्रेट से ग्रीन आएगा, फिर ब्रिटेन से ब्लू आएगा, फिर वेरी से VERY वेरी वायलेट आएगा, फिर वेरी गुड से ग्रे आएगा, वाइप से वाइट आएगा, और वीरिंग से तो कुछ नहीं लो, लेकिन गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड सिल्वर, और नेकलेस से नो कलर आएगा। तो इस तरीके से ये आपको रिस्पेक्टिव ऑर्डर 1 by 1 ऊपर से नीचे रिस्पेक्टिवली याद हो जाएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बी से ब्लैक, फिर अगले बी से ब्राउन, फिर आर से रेड, फिर ओ से ऑरेंज, फिर वाई से येलो, फिर ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, फिर वेरी से वायलेट, ग्रे, फिर गुड से ग्रे, वाइफ से वाइट, और वेयरिंग तो हटा दो आप, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यहां पे ब्लैक का कोड होता है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। मल्टीपल क्या यूज होगा, यहां पे 1, यहां पे 10 की पावर 1, यहां पे 10 की पावर 2, यहां पे 10 की पावर 3, और इसी तरीके से। क्यों, क्योंकि ये बैंड क्या देते हैं, देखो इधर ये A होता है, ये B होता है, ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर C होता है, और ये प्लस माइनस में टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस में टॉलरेंस होता है। ये रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू
किस यूनिट में होती है? ये टॉलरेंस के बाद ये ओम में आपकी वैल्यू होती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो यहां पे देखिए पहला कलर कोड है क्या? रेड है। पहला कलर कोड क्या है? रेड है। और रेड की वैल्यू कितनी है? 2। तो ए की जगह आप एज इट इज 2 रख दें। इस ए की जगह आपने क्या रख दिया? 2 रख दिया। फिर दूसरा कलर है आपके पास येलो, और येलो का कलर कोड होता है 4, तो आपने यहां पे 4 रख दिया। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल ये इंटू 10 की पावर सी इंटू 10 की पावर, और ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज है ना, ऑरेंज का होता है प्यारे बच्चों देखो 3, इसलिए यहां पे सी की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। ये पहला बैंड ए कहलाएगा, ये दूसरा बैंड बी कहलाएगा, तीसरा आपका सी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे सी की जगह ऐसे रखेंगे। प्लस माइनस ये आपको क्या देगा? टॉलरेंस देगा। और यदि ये आपका गोल्ड कलर है, गोल्डन कलर है, तो ये 5 टॉलरेंस देगा। ये सिल्वर कलर है, सिल्वर यानी थोड़ा सा आप ग्रेस कलर बोल सकते हो, हालांकि आपने सिल्वर कलर देखा होगा, तो सिल्वर जैसे बर्तन होते हैं वैसा ही कलर। तो ये सिल्वर कलर है तो प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस देगा, और कोई कलर नहीं है तो 20% का टॉलरेंस देगा। तो अब हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे हम निकालेंगे। तो यहां पे देखो क्या होगा? 24, और ये 10 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं? किलो। अभी पढ़ा था हमने, ये किलो ओम होता है। क्या होता है? इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया है ताकि आप इसका यूज कर सकें। ये किलो ओम होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने यूज किया और हमने बोला 24 किलो ओम। और यदि आप टॉलरेंस को कुछ समय के लिए हटा दो तो आप डायरेक्ट बोलोगे 24 किलो ओम का अप्रॉक्स रेजिस्टेंस हमें यहां पे इस कलर कोड के द्वारा मिलेगा। और ये जनरली दिखता कैसे है, तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं जो आप करिए। यहां पे आप कलर कोडिंग देख चुके हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकंड ऐसे ही होता है, थर्ड मल्टीप्लायर होता है, फोर्थ टॉलरेंस को दिखाता है। ये आप एक एग्जांपल सपोज देखो, यहां पे यदि आपको ऑरेंज दिख रहा है, पहला ऑरेंज दिख रहा है, सॉरी ये ऑरेंज नहीं है, येलो है, येलो दिख रहा है पहला, मैं इसका कलर चेंज करता हूं। यदि पहला आपको येलो दिख रहा है तो आपको क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बताई मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई ए और बी एक साथ होंगे, इंटू 10 की पावर सी होगा, और प्लस माइनस टॉलरेंस होगा। ठीक है, अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये कितना रेजिस्टेंस देने वाला है। सबसे पहले तो येलो हमें कितना देता है? येलो हमें 4 देता है, येलो हमें 4 देता है। यहां भी आप देखें येलो हमें 4 देता है, तो येलो ने हमें 4 दे दिया। बी दूसरा कलर है हमारा, ये कैसा कलर है? ये कलर हमारा, इस कलर को हम क्या बोलते हैं? इस कलर को हम वायलेट बोलते हैं। ये वायलेट कलर है बच्चों, ये वायलेट कलर है। वायलेट कलर हमें कितना दे रहा है? वायलेट कलर हमें 7 दे रहा है। और यहां भी देखो वायलेट कलर के लिए मैंने 7 ही बताया है। ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो इसलिए मैंने ये बना दिया। तो बी की जगह 7 रख दें, इंटू 10 की पावर, इस कलर को आप क्या बोलेंगे? ये कलर कौन सा कलर है? तो ये आपका कौन सा कलर है आप समझ गए होंगे। ये आपका एक कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया? ये सीधा सिंपल आपका दूसरा कलर, कौन सा? ब्राउन कलर हो गया। और ब्राउन कलर के लिए आप क्या लेंगे? ब्राउन कलर के लिए आप क्या लेंगे बताएं? मल्टीप्लायर। ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्या लेना है? ब्राउन कलर के लिए क्या लेना है? 1 लेना है, यानी आपको यहां पे 10 की पावर 1 लिखना है। और प्लस माइनस टॉलरेंस, ये गोल्डन कलर है बच्चों, गोल्डन कलर के लिए टॉलरेंस होता है कितना? 5%। तो प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 470। और यदि टॉलरेंस को कुछ समय के लिए आप अवॉइड कर लो तो 470 ओम अप्रॉक्स आपको रेजिस्टेंस किस पर्टिकुलर रजिस्टर का मिलेगा? इस रजिस्टर का मिलेगा। जनरली रजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ऐसे ही दिखते हैं, शायद आपने कहीं यूज किया हो। अब यदि मैं आपको ये कुछ रजिस्टर बोलूं, सपोज मैं इसका बोलूं कि आप रेजिस्टेंस निकालो, तो आप निकाल सकते हो। ये कौन सा कलर है, ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो कैपिटल आर की वैल्यू मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। ये पहला कलर तो आपको ब्राउन समझ में आ गया होगा, 1 लिख दो आप। दूसरा कलर तो ब्लैक है, ब्लैक के लिए 0 लिख दो आप। तीसरा कलर आपका येलो है, तो येलो कैसे होता है? ए बी इंटू 10 की पावर सी। तो ये येलो के लिए कितना यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे, तो 10 की पावर आप 4 लिख दो। ठीक है, तो 1 0 इंटू 10 की पावर 4 लिख दो। इसके बाद ये गोल्डन है तो कितना होगा? प्लस माइनस कितना? प्लस माइनस गोल्डन के लिए 5%। ये कितना हो जाएगा? ये 1 0 आप इधर और ले आओ तो ये 100 हो जाएगा और बचेगा कितना?
10 की पावर 3 बचेगा। और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, और 10 की पावर 3 का मतलब यदि 1000 होता है तो इसे मैं k बोल सकता हूं ना, 100,000, 100k, और ये 100k ओम का रजिस्टर आपको मिल गया। तो ये रजिस्टर इसी फॉर्म में दिखेगा और ये 100k ओम का रजिस्टर आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से सपोज मैं इस रजिस्टर की बात करूं और इस रजिस्टर का मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या होना चाहिए, तो आप ये पहला A यूज करेंगे, दूसरा आपका ये B है, और तीसरा आपका ये 10 की पावर C दे देगा, और चौथा जाकर आपको टॉलरेंस दे देगा प्लस माइनस। ठीक है, तो कर देते हैं। ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक का मतलब 0 ले लेंगे, ब्लैक ही है ना, तो A की जगह 0 ले लेंगे। ठीक है, और B का इंटू ग्रीन के साथ इसका इंटू होगा, तो ग्रीन कितना है मेरे पास 5 है, तो 0 5 ऐसा हो जाएगा, इंटू 10 की पावर, और ये कितना है, ये आपको ऑरेंज दिख रहा होगा, ऑरेंज मेरा 3 है, 10 की पावर 3, प्लस माइनस, और यहां टॉलरेंस गोल्डन कलर 5%, तो ये 5 और 10 की पावर 3 को मैं क्या बोलूंगा, किलो, 5 किलो ओम का रजिस्टर है अप्रॉक्स। हाँ, इस 0 का इंटू नहीं होता है, एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, इंटू मत कर देना, और साथ ही साथ टॉलरेंस चाहो तो लिखो, अदरवाइज अभी आप इस फॉर्म में इसको ले सकते हो। जब आपको एग्जैक्ट लेना होता है तो फिर टॉलरेंस 5% भी आपको लिखना पड़ता है। 5% का मतलब 5/100 करेंगे और पॉइंट में पूरा निकालेंगे। एक और चलिए मैं वैल्यू आपको देता हूं और इसको मैं चाहता हूं आप करो। ये आपके पास ब्लैक है, यानी ये आ जाएगा 0, दूसरा आपके पास रेड है तो ये आ जाएगा 2, तीसरा 10 की पावर ग्रीन के लिए आप 5 यूज करेंगे बिल्कुल, और प्लस माइनस टॉलरेंस, ये सिल्वर कलर है बच्चों, सिल्वर कलर भी पहचान लो आप, इस कलर के लिए आप क्या यूज करेंगे 10%, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 0, और एक और 0 लगा दोगे तो अब 10 की पावर 3 0 बचेंगे, तो 200k ओम का रेजिस्टेंस ये आपको, या रजिस्टर आपको ये मिल चुका है। तो इस तरीके से आपने कुछ रजिस्टर पढ़े और आपने सीखे कि किस तरीके से हम इन रजिस्टर की मदद से, इनकी कलर कोडिंग की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने ओम के रजिस्टर हैं। तो अब तक आपको सिर्फ मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिस कारण से वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, जबकि रजिस्टर डिवाइस हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इन रजिस्टर को हमें यूज करना पड़ता है। मैंने रियोस्टेट भी आपको बताया था, याद करिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर फिक्स वैल्यू के होते हैं। जैसे यदि इसका अमाउंट 100k ओम है तो जब तक इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा ये 100k ओम ही देगा। जैसे आपका ये रजिस्टर 24k ओम का है तो ये 24 ही k ओम देगा जब तक इसमें कोई गड़बड़ ना हो। ऐसे ही ये यदि 470 ओम का है तो ये 470 ओम ही देगा, और यदि आपका रजिस्टर ये 100k ओम का है तो 100k ओम फिक्स इसका अमाउंट बना रहेगा, ये रियोस्टेट की तरह वैरी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यदि ये आपका 5k ओम का है तो ये 5k ओम ही देगा। तो ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको पूरे बेसिक रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है ये सिखाया, और आपको एक बेसिक आइडिया इस बात का भी मिल गया है कि किन चीजों पे आपका ये रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। तो किन चीजों पे डिपेंड करने वाला है रेजिस्टेंस, ये बात भी आप क्लियर कर लें कि नेचर पे डिपेंड करने वाला है। नेचर का मतलब किस तरीके के एटम से, किस तरीके के आयन से, किस तरीके के मटेरियल से आपका कंडक्टर बना हुआ है, और आपका रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में यदि वेरी कर रहा है, किस तरीके से वेरी कर रहा है, ज्यादा है या कम है, वो फिजिकल डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो आज हमने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है, जबकि हमने ये भी सीख लिया कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला है नेचर और दूसरा है डायमेंशन, और डायमेंशन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और साथ ही साथ टेम्परेचर, एक और आप तीसरा लिख लें टेम्परेचर। ये तीन चीजों पे रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। कौन कौन, नेचर पहली चीज, डायमेंशन दूसरी चीज, और टेम्परेचर तीसरी चीज। कल की क्लास में हम इस डायमेंशन डिपेंडेंसी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, और इस डायमेंशन डिपेंडेंसी को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए कल की क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू क्लास।